तो किशोरावस्था, एडोलेसेंस, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है। ये जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो अक्सर सबसे गलत समझा जाने वाला दौर है। मतलब ये वो सफर है जो बचपन से जवानी की तरफ ले जाता है, और ये रास्ता ना बड़े बड़े बदलावों और चुनौतियों से भरा होता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान असल में होता क्या है। अच्छा, तो इस पूरे सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी किशोरावस्था में होने वाले उन जबरदस्त बदलावों की। फिर हम देखेंगे पहचान की उस बड़ी खोज को, जो इस उम्र का सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद हम दुनिया को देखने के उस खास नजरिए को समझेंगे जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं आत्मकेंद्रित हो जाता है। फिर आएगी आज़ादी की चाह, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सारी चीजें मिलकर कभी-कभी जोखिम भरे बर्ताव की वजह क्यों बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। किशोरावस्था को अगर हम असलियत में देखें तो ये है क्या? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक तरह का पुल जिसे हर कोई बचपन से वयस्क बनने के लिए पार करता है। हाँ, तो एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि क्या किशोरावस्था सिर्फ तूफान और तनाव का दौर है, या फिर ये एक बहुत गहरे विकास का समय है? सच तो ये है कि ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। ये सिर्फ बगावत के बारे में नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब कोई इंसान अपने वजूद को गढ़ता है, उसे बनाता है। तो अगर इसे परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच का वो अहम दौर है। आमतौर पर यह 11-12 साल की उम्र से शुरू होकर 19-20-21 साल तक चलता है, और इस पूरे समय में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक मतलब हर लेवल पे बहुत जबरदस्त बदलाव आते हैं। ठीक है, तो इन बदलावों की बात तो हुई। अब चलते हैं इस दौर की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती की तरफ, और वो है एक स्थिर पहचान बनाने का संघर्ष। आप जानते हैं, इस पूरे सफर के केंद्र में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, मैं कौन हूं? यही वो सवाल है जो एक किशोर को अपनी मान्यताओं पर, अपने मूल्यों पर और इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर वो भविष्य में कौन बनना चाहता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने इस संघर्ष को एक नाम दिया, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यह विकास का 5वां चरण है, जहां एक किशोर को अपनी एक बिल्कुल साफ पहचान बनानी होती है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर जिंदगी में अपनी भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ सकते हैं। ये जो पहचान बनाने की पूरी प्रक्रिया है ना, ये असल में 2 खास पड़ावों से होकर गुजरती है। पहला है एक्सप्लोरेशन, मतलब खोज। इस दौर में किशोर उन विश्वासों से थोड़ा दूर हटने लगते हैं जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, और नए नए विकल्पों को, नए विचारों को आजमाते हैं। और फिर आता है दूसरा पड़ाव, कमिटमेंट। ये वो मोड़ है जहां वो एक पक्का फैसला करते हैं और अपनी नई पहचान के किसी पहलू को पूरी तरह अपना लेते हैं। और इस खोज के दौरान हमें हर तरह का बर्ताव देखने को मिलता है। किशोर क्या करते हैं? वो अलग अलग किरदार, अलग अलग पर्सोनाज ट्राई करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा उन पर फिट बैठता है। कोई बीच का रास्ता अपनाने से पहले वो अक्सर एक्सट्रीम्स को टेस्ट करते हैं। कई बार तो वो अपने माता पिता के मूल्यों को भी खारिज कर देते हैं, और ऐसा वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो नाराज हैं, बल्कि इसलिए ताकि वो बचपन से क्लीन ब्रेक ले सकें। और हाँ, इसी समय वो परिवार के दायरे से बाहर नए रोल मॉडल्स की तलाश भी शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ तो पहचान का ये संकट चल रहा होता है, और उसी के साथ साथ किशोरों के सोचने के तरीके में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक ऐसा बदलाव जो उन्हें काफी हद तक आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ फोकस बना देता है। इस बदलाव को मनोविज्ञान में एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये एक ऐसी सोच है जो किशोरों को महसूस कराती है कि वो बहुत ही खास हैं, बिल्कुल अनोखे हैं, और दुनिया में बाकी सब लोग लगातार बस उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, उनके हर एक काम पर। अच्छा, तो इस ईगोसेंट्रिज्म के ना 2 मुख्य पहलू होते हैं। पहला है इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब एक काल्पनिक दर्शक। ये वो लगातार बनी रहने वाली भावना है कि दोस्त और बाकी सभी लोग हर पल उनके हर काम को, उनकी शक्ल सूरत को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। और दूसरा है पर्सनल फेबल।
ये वो एहसास है कि वो इतने अनोखे हैं, इतने अलग हैं कि उनके विचारों और अनुभवों को कोई और समझ ही नहीं सकता। और यही सोच अक्सर उन्हें ये मानने पर मजबूर करती है कि अरे मेरे साथ ऐसा बुरा नहीं हो सकता, जो जैसा कि हम आगे देखेंगे काफी जोखिम भरे बर्ताव की वजह बन सकता है। और देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जब किसी के अंदर पहचान और सोच को लेकर इतने सारे बदलाव चल रहे हों, तो इसका असर उनके सामाजिक रिश्तों पर तो पड़ेगा ही। और सबसे ज्यादा असर पड़ता है घर पर, माता-पिता के साथ संबंधों पर। ये एक बहुत ही आम सा वाक्य है ना? माँ प्लीज मुझे स्कूल से एक गली पहले उतार दो, मैं बाकी का रास्ता पैदल चला जाऊंगा। लेकिन ये छोटा सा वाक्य इस पूरी भावना को जाहिर कर देता है। ये अलग दिखने की, स्वतंत्र होने की एक बहुत गहरी इच्छा का प्रतीक है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दूरी बनाने की कोशिश है, ये सिर्फ बगावत नहीं है। ये पहचान बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। ये दरअसल माता पिता से अलग अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश है। उन नियमों को चुनौती देने का एक तरीका है जो अब उन्हें पुराने जमाने के लगते हैं। और ये इस बात का भी एक साफ संकेत है कि अब उनका फोकस परिवार से हटकर अपने दोस्तों के ग्रुप की तरफ जा रहा है। लेकिन कभी-कभी पहचान और आज़ादी की ये जो तीव्र खोज है, ये एक खतरनाक मोड़ भी ले सकती है। एक ऐसा मोड़ जहां किशोर सिर्फ नियमों को नहीं, बल्कि अपनी खुद की सीमाओं को भी परखने लगते हैं। इन जोखिम भरे बर्ताव में क्या क्या शामिल हो सकता है, जैसे ड्रग्स, शराब और सिगरेट के साथ एक्सपेरिमेंट करना, या फिर शरीर की छवि को लेकर चिंताएं, जो अक्सर उस इमेजिनरी ऑडियंस वाली भावना से और बढ़ जाती हैं और कभी-कभी ईटिंग डिसऑर्डर का कारण भी बन सकती हैं। और वो जो मैं बड़ा हो गया हूँ वाली भावना है, उसे महसूस करने के लिए वो खतरनाक खेलों में हिस्सा ले सकते हैं या सामाजिक नियमों को तोड़ सकते हैं। और ऐसा वो अक्सर उस पर्सनल फेबल वाली सोच के कारण करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। किशोरों के इस अंदरूनी सफ़र को समझना, उनकी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के हमारे तरीकों को आखिर कैसे बदल सकता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि बात सिर्फ उनके बर्ताव को जज करने की नहीं है, बल्कि उस बर्ताव के पीछे छिपी गहरी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को समझने की है।